ब्लडी स्टेपवेल। गर्मी के दिन थे। गर्मी से गर्म होती जमीन आधी रात के बाद ही ठंडी होती थी। अक्सर लोग कुएं के करीब तालाब की सीढ़ियों की तरफ इस गर्मी से सुकून पाने के लिए रात में निकल जाते थे। रात काफी हो गई थी। सभी गांव वाले बावड़ी से धीरे धीरे लौट आए थे, मगर साहिल, करण, अजय और विजू चारों दोस्त बावड़ी की सीढ़ियों पर अभी लेटे ही थे कि धीरे धीरे बहती ठंडी हवा में उन्हें नींद आ गई। अमावस की रात ने ठाकुर की बावड़ी को छिपा लिया था। तभी साहिल के कान के पास छम 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 बजती पायल की आवाज सुनाई दी। साहिल की नींद खुल गई। उसने देखा एक लड़की नीचे तालाब की सीढ़ियां उतरती उसे इशारे से बुला रही है। साहिल समझा, इन्हें सोने दो, आज अपने हाथों में लड्डू होगा, और वो उस लड़की का पीछा करने लगा। लड़की सीढ़ियां उतरती उसे इशारा करती नीचे ले गई और साहिल के कानों में आवाज आई, छपाक, और लड़की बावड़ी के पानी में अचानक कूद गई। साहिल ने भी आव देखा न ताव, बावड़ी के पानी में कूद पड़ा, छपाक। मगर ये क्या, दिखाई तो कुछ नहीं दिया था, मगर साहिल की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे फाड़ रहा हो। उसकी चीखने की आवाज सुनकर उसके सोए तीनों साथी करण, अजय, विजू जाग गए और घबराए से इधर उधर देखने लगे। तभी करण बोला, अजय, विजू, ये तो साहिल की आवाज है और आवाज पानी के अंदर से आ रही है। लग रहा है नहाने के वास्ते गया होगा, शायद डूब रहा है, चलो देखते हैं। और सभी सीढ़ियां उतरते नीचे बावड़ी में गए। अब साहिल और जोर जोर से चीखने लगा था। फिर क्या था, तीनों दोस्त भी बावड़ी के पानी में कूद पड़े। अंधेरे में अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था, पर ये क्या, एक साथ सभी दर्द से कराहते चीखने लगे। बावड़ी के पानी में जैसे भूचाल आ गया था। कुछ देर बाद चीखें थम गई, सब कुछ शांत हो गया। सुबह ठाकुर की बावड़ी पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। बावड़ी के पानी से बाहर चारों की लाशें निकाल ली गई थी। ग्रामपुर गांव में सन्नाटा छा गया था। चारों तरफ औरतें, मर्द रो रहे थे। तब से लोग इस बावड़ी की तरफ जाना तो दूर, उसे देखना भी मनहूस समझने लगे थे। आज पूनम की रात अपने पूरे शबाब पर थी। 4 हाथ से ठाकुर की बावड़ी पर पहले भी हो चुके थे, इसीलिए वहां रात में जाने वालों की तादाद कम ही नजर आने लगी थी। निखिल आज ही तो अपने ननिहाल ग्रामपुर आया था। वो ग्रामपुर में किसी को भी नहीं जानता था, सो अकेले नाना नानी के साथ बोर हो रहा था। एक दिन तो उसका किसी तरह घर में गुजर गया, मगर शाम होते ही वो नानी से बोला, नानी, जरा मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, देर हो गई तो घबराना नहीं, मैं घूमकर फिर आ जाऊंगा। निखिल बेटा जा, पर बावड़ी की तरफ मत जाना, नानी बोली। पर क्यों नानी, वहाँ ऐसा क्या है जो आप मुझे उधर जाने से रोक रही हैं? पहले जा, घूम कर आ जाने पर बताऊंगी। निखिल नानी के घर से बाहर गली में निकल गया था। तेज हवा शोर मचाए हुए थी। निखिल मन ही मन नानी की बात को सोचता हुआ गांव से बाहर चला जा रहा था। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, आखिर क्या राज है उस बावड़ी में जो नानी वहां जाने से हमें मना कर रही थी। अभी वो इसी में उलझा हुआ ही था कि उसके ऊपर से कीच कीच करीच की आवाज करता एक लंबे पंखों वाला भयानक काला पक्षी गुजरा और उसके बदन में डर की सिहरन दौड़ा गया। वो इस पक्षी के अचानक आने से कांप सा गया था। उसने किस्से कहानियों में तो सुना था कि इस दुनिया में ऐसे पक्षी भी हैं जो किसी इंसान को अपने पैरों में दबाए उसे दूर देश ले जा सकते हैं। वो ये सब सोचते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था कि तब तक ठाकुर की बावड़ी आ गई। ऊपर हवा तेज थी, सो ऊपर खड़ा रहने पर तकलीफ दे रही थी और निखिल इस हवा के दबाव से बचने के लिए बावड़ी की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे बावड़ी का पानी चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। अभी पानी और उसके बीच 15-20 पायदानों का फासला था। वो संभलते हुए नीचे उतरता गया। अब वो बावड़ी के पानी के करीब था। निखिल ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। एक अजीब सा सन्नाटा था वहां, और वो बावड़ी के पानी के करीब सीढ़ियों पर बैठ गया और पानी की गहराई की थाह लगाने लगा। तभी उसे लगा कि कोई भारी चीज बावड़ी के ऊपर से लुढ़कती बावड़ी के पानी में छपाक से गिरी है। और कुछ ही देर के बाद ही उसने नोट किया कि भूच 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 की आवाज के साथ बावड़ी का पानी जैसे उबाल ले रहा हो। पानी के उबलने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। तभी वहां उबलते पानी की जगह एक हंसी की आवाज सुनाई दी। निखिल ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। वहां बावड़ी के पानी में खड़ी अर्धनग्न अवस्था में वो खूबसूरत युवती थी। चांदनी में नहाया उसका संगमरमरी बदन और रोशन हो उठा था।
अब निखिल के मन में भी चाहत का समंदर उमड़ने लगा था। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे दोनों हाथों में एक बड़ा सा थाल है, उसमें कीमती सामान है। मैं ऊपर नहीं आ पा रही हूँ। युवती की आवाज सुनाई दी। कैसा थाल? कैसा कीमती सामान? देखो, ये रहा बड़ा सा थाल और सामान। और निखिल ने देखा उस अर्धनग्न युवती के हाथों में एक बड़ा सा तांबे का थाल था और उस थाल के ऊपर एक सिल्वर कलर का चाकू रखा पड़ा था जो चांद की रोशनी में बार बार चमक रहा था। वो समझ गया था कि युवती सही कह रही है। वो बावड़ी के पानी से बाहर निकलने में असमर्थ है। और फिर क्या था, निखिल कपड़े उतारकर कूद पड़ा बावड़ी के पानी में लड़की की सहायता के लिए। वो लड़की से करीब 10 फुट के फासले पर अभी इधर था कि वही भयानक लंबे पंखों वाला काला पक्षी जो उसे आते वक्त रास्ते में मिला था, कीच कीच करीच की आवाज करता हुआ उसके ऊपर मंडराने लगा। वो युवती की तरफ से ध्यान हटाए हुए उस पक्षी की तरफ देखने लगा। तभी खूबसूरत युवती का वो खूबसूरत रूप यौवन गायब होता गया। अब उस खूबसूरती की जगह खून रिश्ता फफोलेदार चेहरा उभर आया। उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे। उसकी आंखें दहकते शोलों की तरह लाल हो गई। मुंह के जबड़े से टेढ़े मेढ़े घूमे लंबे दांत बाहर को आ गए। उसके हाथों में नाखूनी पंजे उभर आए और उन पंजों में वो चमकता हुआ सिल्वर खंजर यानी चाकू आ गया। अब वो खूबसूरत युवती खौफनाक डायन का शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और निखिल जिस खौफनाक पक्षी को देख रहा था, अचानक वो शैतानी हंसी हंसता हुआ वहां से गायब हो गया। अभी निखिल आसमान की तरफ सर उठाए उसे इधर उधर देख ही रहा था कि नीचे उसे गुर्राहट सुनाई दी, एक अजीब सी गुर्राहट। उसका ध्यान बट गया। उसने जैसे ही नीचे देखा वो चीख उठा। उसके करीब उस पर खंजर यानी चाकू ताने वो खौफनाक डायन खड़ी थी। तभी हाथों में मशाले लिए सैकड़ों गांव वाले ठाकुर की बावड़ी पहुंच गए और शोरगुल ज्यादा बढ़ गया। शोर को सुनकर निखिल का हौसला बढ़ गया। वो तेजी से डायन को देखते हुए बावड़ी के पानी में पीछे हट गया। डायन गुस्से में एक अजीब चीख मारती हाथों में खंजर लिए उसकी तरफ दौड़ने लगी। तभी गांव के एक व्यक्ति ने अपनी जलती मशाल डायन और निखिल के बीच में फेंक दी और डायन एक अजीब चीख मारती हुई निखिल की तरफ और तेजी से बढ़ने लगी। गांव का वही व्यक्ति दहाड़ उठा। अपनी मशाले फेंको डायन पर, नहीं तो वो निखिल को मार डालेगी। फिर क्या था, 8-10 गांव वालों ने अपनी जलती मशाले डायन पर फेंक दी और डायन एक अजीब सी कलेजा चीर देने वाली चीख मारती बावड़ी के पानी को फाड़ती उसमें गायब हो गई। तब तक निखिल भागता हुआ बाहर आ गया था। उसके नाना नानी उसे गले लगाकर फपक फपक कर रो पड़े। अब सब कुछ शांत था। बेटा निखिल, तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि बावड़ी की तरफ मत जाना, पर तुम नहीं माने। अरे बेटा, ये ठाकुर की खूनी बावड़ी है। अपने ग्रामपुर गांव के 4 जवानों का खून पी गई है ये बावड़ी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हम वक्त पर आ गए, नहीं तो तुमसे हाथ धो बैठते हम बेटा। सिसकती नानी बोली। डरा सहमा निखिल अपने नाना नानी और गांव वालों के घेरे में घर आया, पर उसके दिमाग से ये घटना लाख भुलाने पर भी नहीं जाती। तहखाने का राज। जैसलगढ़ की हवेली जो पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है और आज भी यहाँ बड़ी तादाद में पर्यटकों की भीड़ यहाँ के इतिहास को महसूस करने आई है। इस भीड़ में सब लोग हवेली के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और 4-5 लोगों का ग्रुप हवेली के पहले तहखाने की तरफ बढ़ा है और उन्हें सामने दूर अंधेरे में एक आदमी, फिर दूसरा और तीसरा, ऐसे आदमियों की तादाद भीड़ में बढ़ती हुई दिख रही है जो कि आधे कंकाल की तरह भयानक दिख रहे हैं, जो एक साथ इन कॉलेज के बच्चों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये देख वो बच्चे चिल्लाते हुए ऊपर पहुंचे और हवेली के अथॉरिटी मेंबर्स से मिलकर वो वाकया बयां किया, पर अथॉरिटी वालों ने इस बात को सिरे से नकार कर उन बच्चों को भगा दिया। कुछ दिनों बाद एक 53 साल के आदमी रणधीर चौधरी, जो कि पेशे से ऐतिहासिक फोटोग्राफर, वो आराम से धीरे धीरे हवेली देखते, फोटो खींचते हुए उसी तहखाने तक पहुंचे और उन्होंने भी वो मंजर देखा जो उन बच्चों ने देखा था और वो सब रणधीर ने अपने प्रोफेशनल कैमरे में रिकॉर्ड किया और फोटो भी लिए। पर शाम होते ही उनकी लाश बाहर आई।
लाश को उनके घर के पते पर उनके सामान सहित पहुंचा दिया गया। उनके बेटे साहिल चौधरी ने अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म कर उस रात अपने पिता का कैमरा चेक किया, जिसमें उसे वो रिकॉर्डिंग और फोटोज ने हैरान कर दिया। अगले दिन साहिल ने सब एक पेन ड्राइव में कॉपी किया और अपने 3 खास जिगरी दोस्तों को बताया। साहिल ने एक पेन ड्राइव को पुलिस को बताकर FIR दायर करी उस हवेली के राज परिवार पर, जिसकी कोर्ट में पेशी है और राज घराने से जय सिंह राठौड़ आए हैं। राठौड़ साहब, क्या जो कुछ इस पेन ड्राइव में है उसके बारे में आपको पता है? क्या ये सच है? क्योंकि अब तो विज्ञान भी ये सब मानता है, वो भी अगर सबूत हो तो जरूर मानता है। सरासर झूठ है जज साहब। हमारा परिवार भी पुश्तों से उसी हवेली के एक हिस्से में रहता है। 100 से ज्यादा कर्मचारी वहां दिन रात रहते हैं। अगर कुछ होता तो हम सबको भी दिखता या हमारे साथ भी कुछ घटता। हमने पता करवाया है कि रणधीर चौधरी हृदय गति अवरोध के मरीज थे। तहखाने में घुटन से उनके साथ ये हादसा हुआ है। ये दलील सुनकर जज ने केस खारिज कर दिया। अब साहिल अपने तीनों दोस्तों के साथ रात को घर की छत पर शराब पीते हुए कहता है, अब हवेली का राज वहां जाकर ही पता किया जाएगा। तुम साथ देते हो तो कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तैयार रहना। अगले दिन की सुबह चारों जैसलगढ़ हवेली पहुंच गए हैं और पूरी हवेली को बारीकी से घूमकर वहां की चीजों को बारीकी से देख और लिखे हुए इतिहास को पढ़ भी रहे हैं। जितनी तस्वीरें लगी थी उनकी भी तस्वीर साहिल अपने मोबाइल कैमरा से ले रहा है। शाम होने को है और सारे पर्यटकों के बाहर जाने का समय नजदीक आने वाला है। उससे पहले वो चारों तहखाने में घुस गए हैं और वहीं रुक गए हैं। अरे साहिल, क्या कर रहा है? चलना नहीं है क्या? नहीं, जो पता करना है वो यहीं इस तहखाने में है और यहीं रुक कर ही पता चलेगा। तू सच्ची में सबको मरवाएगा? भूतों का तो पता नहीं, पर पकड़े गए तो कुटाई पक्की है। और वो चारों वहीं अंधेरे में छुप गए हैं। हवेली खाली हो गई है। अंधेरे के साथ सभी कर्मचारी भी बाहर जाने लगे हैं, जिसका पता कर्मचारियों की आवाज सुनाई देने से उन चारों को चल रहा है। तो अब जल्दी निकलो, अंधेरा हो रहा है। जल्दी चलो वरना मारे जाओगे। क्यों हर रोज कहना पड़ता है? ये सब सुनकर इन चारों को डर का एहसास हो रहा है और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, जिनमें से एक डर में भाग गया और एकदम से सामने एक राजा की शैतानी डरावनी आत्मा आई और उस लड़के के गले को पकड़कर ऊपर उठा लिया, फिर गला दबोचकर मार दिया। गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज और उस दोस्त के मुंह से निकलते खून ने बाकी 2 को भी तहखाने के अंदर डर कर भागने पर मजबूर कर दिया, जहां फिर से एक एक कर आधे कंकाल वाले आदमियों की भीड़ बढ़ती गई, जिन्होंने उन दोनों को दबोच लिया और मार डाला। ये सब देख साहिल रोता बिलखता तीसरी ओर भागा और तहखाने से बाहर ऊपर एक बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां एक महारानी की बड़ी सी तस्वीर लगी है। कमरे के बाहर उन भूतिया आधे कंकाल वाले आदमियों और राजा की भयानक आत्मा का जमावड़ा खड़ा है, पर अंदर नहीं आ रहा है। ये देख साहिल खुद से ये बात करके बड़बड़ा रहा है, ये सब अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? पीछे से एक औरत की आवाज आई, ये पापी लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। साहिल पलटा और देखा कि तस्वीर से महारानी की आत्मा बाहर आ गई। साहिल पीछे कदम बढ़ाता हुआ गिरा। डरो मत बेटा, मैं उन जैसी नहीं हूँ, और वैसे भी जो पता करने आए हो वो सच मैं ही बता सकती हूँ तुम्हें। तो सुनो। 123 साल पहले जैसलगढ़ घराना छोटा पर नामचीन था, क्योंकि महाराज चंदेर सिंह जनता के सामने और नजरों में बड़े दयालु और निष्ठावान थे। हर इंसान के सहायक थे, बड़े भावुक थे, पर उनका असली चेहरा बस मैं, उनकी महारानी शीत कंवर ही जानती थी, या फिर वो गुलाम जो वफादारी से उनकी गुलामी करते थे। वो सच ये था कि गांव से हर रोज एक औरत रात के अंधेरे में गायब होने लगी, जो कि महाराज अपने गुलामों से अगवा करवा कर हवेली के चमचमाते तहखाने में मंगवाया करते थे। उसके साथ जितनी बार और जितने समय तक रंगरलियां बनाते और मन भरने पर मरवा कर गांव के जंगल में लाश फेंकवा देते। कोई न कोई जानवर रात में उस लाश को खा ही जाता, और तब वो आधी खाई हुई लाश मिलने पर लगता कि जानवर का शिकार हुई है। एक आदमी बलदेव ने दिमाग लगाया और बड़बड़ाने लगा।
सिर्फ औरत ही क्यों, जानवर जो भी हो उससे सिर्फ औरत का शिकार ही करना है। और वो रात को छुपकर गांव के चौक में ही पेड़ के नीचे हर रोज सोने लगा। एक रात को जब एक औरत निवृत्त होने के लिए जंगल की ओर गई तो वहां से कुछ जोरों से छटपटाने की आवाजों ने बलदेव को उसका पीछा करने पर मजबूर किया और उसने देखा कि कुछ लोग उस औरत को अगवा करके ले जा रहे हैं। पीछा करने पर देखा कि वो हवेली के खुफिया दरवाजे से अंदर गए हैं। अब बलदेव हवेली के सामने पेड़ों के पीछे छिप छिप कर दिन रात बिताने लगा। 4 रात बाद वो लोग उस औरत को वापस जंगल में लेकर गए और फेंक कर चले गए। बलदेव ने उस औरत की नाक के सामने उंगलियों से उसकी सांसें चलती महसूस की तो अपने पास पड़े पानी से भरी जरी यानी चमड़े की पानी पीने वाली थैली से पानी छिड़क कर औरत को होश में ले आया, जिसने महाराज का सच बलदेव को बताया। बलदेव उस औरत को उसके घर ले गया और उसके घर वालों को आधी रात को ही गांव के सरपंच के घर लेकर गया और सब बताया। जल्दी ही गांव के 80 से ज्यादा मर्द इकट्ठे होकर हवेली पहुंचे। आधी रात को सोए हुए महाराज महारानी को बाहर जन सैलाब की चीख की आवाजें सुनाई दी और वो बाहर आए। आते ही सब मर्दों ने महाराज को खरी खोटी सुनाई, जिसके महाराज तिल मिला गए। महाराज तब भी ठंडे दिमाग से बोले, आप सब अंदर आओ, फिर सही से बात करते हैं। सब अंदर आए और आते ही राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको बांध कर तहखाने की दीवारों में चुनवा दो। ऐसा ही हुआ। भयानक नरसंहार। मेरा मन भर आया और गुस्से में मैंने खंजर अपने पति महाराज चंदेर सिंह की पीठ में घोंप दिया और बाद में वही खंजर अपने गले पर भी चलाकर खुदकुशी कर ली। वो आधे कंकाल वाले आदमी सब वही हैं जो जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए थे और साथ ही महाराज भी हैं जिनकी भटकती आत्मा शैतानी हो गई है। सुबह की पहली किरण के साथ साहिल छुपता छुपाता हवेली से बाहर आता है और वहीं के पुलिस थाने में राज घराने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। कोर्ट में अर्जी लगवाता है। हवेली के तहखाने की दीवारों को तुड़वाने की और अर्जी जज मंजूर करते हैं। पुलिस फोर्स जाकर मजदूरों से दीवारों को तुड़वाते हैं और उन्हें 80 नर कंकाल बरामद होते हैं। अब कोर्ट आदेश देता है राज परिवार को कि हवेली पर सरकार का कब्जा है और हवेली को ध्वस्त करने का आदेश किया जाता है। ऐसे होता है जैसलगढ़ की हवेली के तहखाने के राज का अंत। ल्यूसीफर्स गिफ्ट। ये कहानी है गोवा के गोवान गाइस की। एक कपल जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड से लवर्स और फिर कपल बना। अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे दोनों और एक हो गए। मिसेस आयशा एंड मिसेस जोहान रॉड्रिग्वेज, अ हैप्पी क्रिश्चियन कपल। शादी के 6 साल पूरे हुए पर कोई बच्चा नहीं। सामाजिक जोर नहीं क्योंकि एक फ्री लाइफस्टाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पर खुद को एक उम्मीद और चाह है जो सबको होती है। मेडिकल चेकअप से पता चला कि दोनों ही ठीक हैं, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। IVF और सरोगेसी भी ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। जो कपल बहुत खुश मिजाज था अब दुखी रहने लगा। जोहन एक ड्राई फ्रूट्स का डीलर है तो वो काम में बिजी होकर दिन निकाल लेता है, पर रात की सोच दुश्मन बन जाती है और नींद नहीं आती है। 2 रातों बाद झपकी आती है, पर आयशा तो दिन भर तकलीफ और सोच में डूबकर दुखी होती है। इसलिए एक कंप्लीट डे मेड रखी है, जेनी, जो ख्याल भी रखती है और बातें भी करती है। जेनी वहां के चर्च के पादरी की बहन है तो उसका झुकाव जरा ईश्वरीय शक्ति की तरफ ज्यादा रहता है और वो बातें भी बाइबल की ज्यादा करती है। एक दिन जोहन ने आयशा को कुछ दिन अपने पीहर पुडुचेरी पापा मम्मी के पास जाने को कहा और आयशा ये मानकर चली गई। पुडुचेरी अपने घर में पापा माइकल और माँ मिशेल के पास दिन भर अपनी किस्मत को कोसती रोती रोती देर रात को सो गई। तब उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे से बात की, आयशा को सब कुछ बता दो और उसको भी वो करने के लिए मनाओ जिसको करके हमें भी आयशा मिली थी। पर हमें पहले उनसे पूछना होगा, तभी सब कुछ होगा और बेटी को समझा कर वो सब कुछ करवा पाएंगे। चलो, अभी वैसे भी आयशा गहरी नींद में सो रही है। अभी टाइम 1:30 बज रहे हैं, इतनी रात को? तो यही तो मिलने का सही वक्त है, कहा ना चलो। दोनों अपने घर से बाहर गार्डन में आए और घर के पीछे जमीन में एक टैंक के ढक्कन की तरह ढक्कन को खोला, जो कि बेसमेंट है। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे जहां अंधेरा था। वो दोनों साथ कोई लाइट भी लेकर नहीं गए और खड़े हो गए, दोनों हाथों को बांधकर जैसे किसी को याद कर रहे हैं। और अचानक से
ऊपर का दरवाजा बंद हुआ। दोनों ने ऊपर देखा ही था और भयानक भारी आवाज आई। आ गए दोनों, बड़े दिनों बाद याद आई। तभी अंधेरे में कुछ कैंडल्स जली और भयानक सा दिखता एक डेमोन सामने आया। वो बोला, कहो क्या काम है? मेरी बच्ची को भी वही तकलीफ है जो मेरी बीवी मिशेल को थी। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब सब समझ गया। पर शर्त याद है ना? यस माय लॉर्ड। Then tell your daughter and get ready her for the Lucifer's gift. डिमोन अदृश्य हो गया और वो दोनों भी बाहर आकर अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह नाश्ते पर दोनों ने आयशा को समझाया, लुक आयशा एंड लिसन टू मी केयरफुली, इट विल बी गुड न्यूज इफ यू बिलीव। यस मॉम, आई एम लिसनिंग। सबने हाथों से फोक एंड स्पून रख दिए। आयशा देखो, जब साइंस काम नहीं आती तब सुपर साइंस काम आती है, जिसे हम माइथोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। पर हमारा विश्वास उनसे भी ऊपर वाली शक्ति में है, द सुपर नेचुरल पावर, और वो कभी वेस्ट नहीं जाती। और इसका इफेक्ट तुम खुद हो। जो तकलीफ तुम्हें है वो हमें भी थी, और तुम्हारा जन्म भी वैसे ही हुआ जैसे तुम्हारे बच्चे का हो सकता है, अगर तुम चाहो और मानो तो। आई वॉन्ट टू बीइंग अ मदर एंड आई कैन डू एवरीथिंग। देन लिसन, एक शर्त है और वो माननी पड़ेगी, वरना बाद में रिजल्ट बहुत भयानक हो जाएंगे, मानो अनकंट्रोलेबल। आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। आज रात तुम्हें हम दोनों वहां ले जाएंगे जहां से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर शर्त यह है कि वो बच्चा हमारे भगवान का होगा। मीन्स पहला बच्चा वो ले जाएंगे, बाद में चाहे जितनी भी संतानें हो वो तुम्हारी, पर पहला बच्चा उनका अपना गिफ्ट होगा और तुम्हें लौटना होगा। मंजूर है। रात 12:45 पर वो तीनों नीचे आते हैं और वैसे ही डिमोन आकर आयशा से पूछता है, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ। तुम अकेले रुको और तुम दोनों जाओ। ये बोलकर वो अदृश्य हो जाता है और वो दोनों आयशा को अकेला छोड़कर ढक्कन बंद कर चले जाते हैं। अपने कमरे में दोनों लेटे हुए बस इंतजार करते हैं कुछ होने का, और अचानक जोरों से बिजलियां कड़कने लगती हैं। तेज आंधी चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे घर की छत के दरवाजे टकराने लगते हैं। लाइट्स ऑफ हो जाती है और दोनों ऊपर दरवाजा बंद करने साथ जाते हैं। छत पर पहुंचकर आकाश देखते हैं जो कि लाल सुर्ख हो गया है, जिसमें काले बादल मंडरा रहे हैं। तेज आंधी पेड़ों को बेहाल कर हिला रही है और साथ ही ऐसे मौसम में बारिश शुरू हो गई है। बिजलियां कड़ाके से कड़क कर डर का माहौल बना चुकी हैं। आकाश में ऐसे मौसम से एक आदमी जैसा पंखों से उड़ता हुआ नीचे आ रहा है। धीरे धीरे जो गुस्से में आंखें लाल किए नीचे उतर रहा है। उन दोनों की नजरें उससे मिली और दोनों घुटनों पर बैठ गए। वो आसुरी शक्ति नीचे उतरती है, पंखों के सहारे घर के पीछे उतर गई। मौसम अभी भी वैसा ही है। वो दोनों भीगे हुए छत के दरवाजे को बंद कर नीचे गए और कपड़े बदल कर सो गए। पर सोना किस्मत नहीं उस रात, क्योंकि मौसम की गर्जना और अब बेटी की चीखें सोने नहीं दे रही हैं। 3 बजे एकदम से सब शांत हुआ और फिर दोनों सो गए, जो इतने समय से अपने बिस्तर पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। सुबह 7 बजे आवाज आई, गुड मॉर्निंग मॉम, डैड। दोनों उठे और देखा कि सामने बेटी और वो एक कातिल मुस्कान से भरी है, जिसमें उस आसुरी शक्ति का अंश आ गया है। अब आयशा अपने पति जोहान को कॉल करके कहती है, यहाँ सरोगेसी से काम हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्दी आ जाओ। यस माय लव, थैंक यू बेबी, टुडे आई एम द हैप्पीस्ट मैन ऑन द अर्थ। आई विल बी देयर इन द इवनिंग। अभी फ्लाइट से निकलता हूँ। जोहान शाम को पहुंच जाता है अपने ससुराल। 1 हफ्ते बीवी के साथ शहर घूमता है और वापस दोनों गोवा जाते हैं। खुशी से अपनी बीवी का ख्याल रखता है, घर पर ही रहता है। बिजनेस उसके वर्कर्स हैंडल करते हैं और इसमें 9 महीने बीत जाते हैं और वो दिन आता है जन्म का। बीवी को हॉस्पिटल ले जाता है। लेबर रूम के बाहर खड़ा बीवी की चीखें सुन रहा है, जो सहन नहीं कर पा रहा है, और हॉस्पिटल से चला गया और देखा कि मौसम एकदम भयानक हो गया है, वैसा ही जैसा उस रात था। एक आदमी आकर बधाई देता है, तब वो अंदर आता है और देखता है कि एक लड़के का पिता बन गया है। पर पास के बेड पर जो थी वो और उसका बच्चा दोनों मर गए। बिकॉज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी अगले दिन घर आ जाते हैं। खुशी के माहौल में 1 साल बीत जाता है।
और सब अपने रोज के काम में लग जाते हैं। पहला जन्मदिन आता है जब उसके नाना नानी भी आते हैं और बेटी को शर्त याद दिलाते हैं, पर वो नहीं मानती। अगले दिन वो दोनों चले जाते हैं पुडुचेरी, पर यहाँ भर रात लाइट्स ऑन ऑफ, टीवी ऑन ऑफ, बेड के नीचे से आवाजें, दोनों को मिरर में कोई दिखना, दीवारों से खून निकलना, सब भयानक और गलत हरकतें होती दिखाई देती हैं। दिन रात कुत्ते रोते हैं, रोज कोई परिंदा घर से टकरा कर मरता है। आधी रात को किसी के दर्द में रोने की आवाजें, ये सब जोहान को बेचैन कर रही है। और इनको देख जेनी आंटी जो मेड है वो अपने पादरी भाई को बुलाने का कहती हैं और जोहान मान भी जाता है। प्रिस्ट आते हैं और घर में घुसते ही समझ जाते हैं। फिर वो बेबी को देखने कमरे में जाते हैं और उंगली उसके मुंह में डालते हैं कि वो बच्चा इतनी जोर से काटता है कि उंगली ही काट खाता है, और इतना सा बच्चा वो उंगली चबा कर निकल जाता है। ये सब जोहन को डरा देता है। बाहर आकर प्रिस्ट साफ बता देते हैं कि घर में शैतान का बसेरा है और बच्चा शैतानी तोहफा है। जोहान कुछ कह नहीं पाता, बस इतना ही। फादर, ये सब कैसे और सही कैसे होगा? देखो, ऐसा बस शैतान से सौदा करने पर होता है, और वो केवल बच्चे के पिता या माँ ही कर सकते हैं। इसका इलाज केवल घर का शुद्धिकरण है, जिसमें सबकी जान का खतरा भी है। पर जिसने ये सौदा किया है शैतान के साथ, उसको मेरे सामने सच बताना होगा। फादर, माई गॉड इज माई विटनेस, बट इफ आयशा डिड दिस, आई विल आस्क हर द ट्रूथ। बस आप तैयारी कीजिए। सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रिस्ट चले गए और जोहान अपनी पत्नी से आंखों में आंखें डालकर सच्चाई पूछता है। आयशा सब बता देती है। दोनों बच्चे के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में अंधेरे के बीच लाल रोशनी में वो डेमोन उसे गोद में खिला रहा है और उन दोनों को कहता है, कल इसे लेने इसके पिता खुद आएंगे। और अदृश्य हो जाता है। आयशा फूट फूट कर रोती है और बताती है, वो डेमोन जिस पिता का कह रहा था वो कोई और नहीं, खुद लूसीफर है। जोहान भागता हुआ चर्च जाता है और प्रीस्ट को सब सच्चाई बताता है और शुद्धिकरण की क्रिया प्रक्रिया उसी समय करने को कहता है, क्योंकि 12 बजे के बाद लूसीफर कभी भी आ सकता है और अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब पादरी और जोहान घर आकर प्रक्रिया शुरू आवर फादर इन हेवन प्रार्थना के साथ चर्च होली वाटर छिड़कने से करते हैं, और वहां जोहान, जेनी एंड आयशा पादरी के पीछे चलते जाते हैं। फिर जब आखिर में बच्चे के कमरे तक फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं कि घड़ी की घंटी बजती है, जिसमें 12 बज चुके हैं और समय थम गया है। पादरी का मुंह सिल जाता है, हाथों से बाइबल एंड होली वाटर बॉटल गिर जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी भयानक मौसम बन जाता है। तभी घर की छत गिरती है और फिर उसमें से उड़ता हुआ उतरता है बड़े पंख और भयानक चेहरा लिए लूसीफर। अपने बच्चे को उठाता है कि आयशा उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती है, मुझे ले जाओ पर बच्चे को छोड़ दो। पर लूसीफर इतनी जोर से चिल्लाता है कि दूर तक आवाज जाती है। मौसम और माहौल भयानक है क्योंकि लूसीफर है वहां, और वो एक बात कहता है, बस। I told you, and you promised that you will give me my gift, और अब ले जा रहा हूँ। वो लेकर उड़ जाता है, पर जेनी प्रेयर कंटिन्यू करती है कि पीछे खड़ा डेमोन उड़ता हुआ उसके ऊपर झपट्टा मारता है और बाहर की ओर दीवार गिरता हुआ तेजी से ले जाता है। पादरी ठीक हो जाते हैं और प्रार्थना पूरी करते हैं। फिर घर के बाहर आकर देखते हैं कि बहन जेनी नहीं रही। वो दोनों पति पत्नी जमीन पर बैठे रो रहे हैं। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है और जोहान अंदर भागता है। अपने बच्चे को सामने देख गोद में उठाकर बाहर आ जाता है। वहीं देखता है कि आयशा की लाश जमीन पर है और आयशा की आत्मा का हाथ थामे लूसीफर ले जा रहा है। पड़ोसन भूतनी। ये कहानी है सहारनपुर शहर की, जहां एक मकान में सुनीता की फैमिली रहा करती थी। एक दिन सुनीता का पति रमन सुनीता से कहने लगा, हमारे मकान में नई किराएदार फैमिली रहने आ रही है। ये तो अच्छी बात है, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। नहीं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, तुम उनसे दूर ही रहना। दोपहर के वक्त बाहर आंगन में बैठकर सुनीता चावल साफ कर रही थी तो उसने देखा एक औरत और एक मर्द हाथ में सूटकेस लेकर मकान की तरफ आ रहे थे। आइए, स्वागत है आपका।
लेकिन दोनों में से किसी ने भी सुनीता से बात तक नहीं की। दोनों ही सूटकेस लेकर अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। रात के वक्त जब रमन सोने आया तो सुनीता कहने लगी, ठीक कहा था आपने, अजीब लोग हैं, बात तक नहीं करते। तुमसे कहा था ना उनसे दूर रहो। सुना है वो आदमी पक्का बेवड़ा है, अपनी बीवी को बहुत मारता है। रमन ऐसा कह ही रहा था कि पड़ोस के घर से मारपीट की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में सुनीता का दरवाजा पड़ोस की औरत खटखटाने लगी। बहन जी बचाओ मुझे, मेरा पति मुझे मार डालेगा, मैं आपकी पड़ोसन कल की। बहन जी बचाओ मुझे। औरत दरवाजा खटखटाती रही तो सुनीता बोली, अब क्या करूं जी, दरवाजा खोलूं? पागल हो क्या, सो जाओ चुपचाप। पति के कहने पर सुनीता चुपचाप सो गई। दूसरे दिन सुबह सुनीता बाहर आई तो उसने देखा उसकी पड़ोसन कल की रंगोली बना रही थी। उसका पूरा शरीर मारपीट से घायल था। कल्की ने जब सुनीता को देखा तो वो झट से उठकर अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसी रात रमन और सुनीता सोने वाले थे कि फिर से कल्की दरवाजा खटखटाने लगी। बहन जी मेरा पति मुझे मार डालेगा, बहन जी मुझे बचाओ। लेकिन इस बार रमन के साथ साथ सुनीता ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया और दोनों सो गए। ये सिलसिला लगातार 15 दिनों तक चलता रहा। रोज रात कल्की आती और सुनीता का दरवाजा खटखटाती, लेकिन सुनीता और रमन दरवाजा नहीं खोलते। सुबह जब सुनीता बाहर आती तो घायल कल्की सुनीता को देखकर गुस्से से अंदर चली जाती। 15 दिन के बाद एक रात ऐसी आई कि ना तो मारपीट की आवाज आई, ना ही कल्की ने सुनीता का दरवाजा खटखटाया। लगता है आज मारपीट बंद है, आज मुझे नींद नहीं आएगी। रोज की शोर शराबे की आदत जो लग चुकी है। दूसरों के मामले में टांग ना घुसाओ, सो जाओ। उस रात के बाद जैसे चमत्कार ही हो गया। कल्की जैसे गायब ही हो गई। सुनीता को फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन एक रात जब रमन और सुनीता सो रहे थे तो किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। कौन? भाई साहब दरवाजा खोलिए, मेरे पति को हार्ट अटैक आया है, दरवाजा खोलिए। आवाज सुनकर रमन सुनीता से बोला, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, आज मामला कुछ अलग है। रमन और सुनीता ने भागकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बाहर कल्की नहीं, कल्की का डरावना भूत खड़ा था। मारपीट की वजह से घायल हुआ उसका शरीर उसे और ज्यादा डरावना बना रहा था। कल्की ने रमन और सुधीर को अंदर धकेल दिया और अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। रमन और सुनीता की हालत बिगड़ गई थी। दोनों को अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे पति को मारने के बाद करना चाहिए, वही करने आई हूँ। क्या तुमने तुम्हारे पति को मार दिया? हाँ, मार दिया उसे। 15 दिन पहले उसने बंद कमरे के अंदर मेरा गला घोट कर मुझे मार दिया था। आज मैंने भूत बनकर उसे मार दिया और अब तुम दोनों की बारी है। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर मदद की भीख मांग रही थी तब क्या तुमने मेरी मदद की थी? बोलो। जब मुझ पर अत्याचार हो रहा था, मेरी हत्या हो रही थी, तुम दोनों सुकून से सो रहे थे, इसलिए आज मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए सुलाने आई हूँ। ऐसा कहकर कल्की का भूत जोर जोर से हंसने लगा। रमन और सुनीता इधर उधर भागने लगे। कल्की ने हाथ आगे किया और उसका हाथ बढ़ने लगा। उसने रमन को अपनी ओर खींच लिया। सुनीता बचाओ, बचाओ। रमन की हालत देखकर सुनीता उसको बचाने आई तो कल्की ने उसे भी पकड़ लिया और गला दबाकर दोनों को तड़पा तड़पा कर मार दिया। दूसरे दिन पुलिस पहुंची तो रमन और सुनीता मरे पड़े थे। पुलिस जब कल्की के घर पहुंची तो कल्की का पति भी मरा पड़ा था। पुलिस ने जब कमरे की खुदाई की तो उन्हें जमीन के अंदर दबी पड़ी कल्की की लाश मिली। सर, केस क्या बनाना है? यह केस तो कौटुंबिक हिंसाचार के दायरे में आता है। और वह सुनीता और उसके पति का मर्डर, उसका क्या? पड़ोसी धर्म का पतन हुआ था उनके हाथों। भूत प्रेत का चक्कर है, लेकिन कोर्ट यकीन नहीं करेगा। छोड़ो,
कोई दूसरी वजह ढूंढते हैं। इस प्रकार कौटुंबिक हिंसाचार से पीड़ित कल्कि ने अपने पति के साथ साथ अपने पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। पिशाचों का मेला। ये कहानी हिल स्टेशन धौला कुआं के एक कस्बे की है जो मेलों की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। 3 महीनों के दिन में बिल्कुल अलग अलग तरह के मेले लगते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले शहर पूरी तरह से खंडहर जैसा खाली लगता है, क्योंकि वहां की एक कहानी मशहूर है कि इन 3 महीनों में रात को भी मेला लगता है, जिसे वैम्पायर्स फेयर, पिशाचों का मेला कहा जाता है। अगर कोई इसे देखेगा तो वो इंसान कभी नहीं दिखेगा। विदेशों से बहुत सारे पत्रकारों ने भी इस पर रिपोर्ट की है। वैसे ही एक गूंगा विदेशी अखबार और मैगजीन रिपोर्टर एलेक्स मार्टिन भी एक स्थानीय साहसी गाइड भद्रा के साथ मिलकर इस मेले के सच को जानने में जुट जाते हैं। भद्रा अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की तलाश में है, जो एक रात को मेले को देखने के बाद गायब हो गए थे। धौला कुआं के दिन भर के मेले देखने और उसमें घूमने वो दोनों निकले, जिनमें वो उन मेलों के दुकानदारों से मिले और मार्टिन ने जो सवाल भद्रा को लिख कर दिए वो ही उसने उन दुकानदारों से पूछे और मार्टिन वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा। जब शाम 5 बजे सारे मेले बंद होकर लोग जाने लगे, तब सड़क किनारे लगी गाड़ी के सहारे कस्बे की घाटी किनारे चाय के स्टॉल पर चुस्की लगाते मार्टिन ने इशारों में कुछ कहा। भद्रा साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, एक बात देखी मैंने कि मेलों के कई दुकानदार और औरतें बहुत खूबसूरत है, बड़े सफेद है। तो भद्रा कहो इन्हें कि वो सब पिशाच है, इसलिए इनकी दुकानें सूर्य से उल्टी दिशा में है, जिनमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। भद्रा ने जैसे ही मार्टिन को बताया तो उसने चाय की गिलास फेंका और कैमरा बाहर निकालकर रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की, और वो हैरान हो गया। इशारे से भद्रा को बुलाकर दिखाया और देखता है कि दुकानदारों की सिर्फ आवाज आ रही है, वो दिख नहीं रहे हैं। उनके अंदर जरा डर भर गया और भद्रा वहां दूर पहाड़ी की चोटी से पहले अपनी कार को छुपाकर पार्क करता है, जहां से 5 किलोमीटर दूर पिशाचों का मेला लगता है। और छुपकर एक बार उसने देखा था अपने परिवार को ढूंढने के लिए, और जरा सा बच गया, वरना पिशाचों के जमावड़े का शिकार हो जाता। छुपने के लिए एक पहाड़ी है जहां छिपकर खड़े हुए वो नीचे एक पहाड़ों के बीच मैदान में टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि अचानक लोगों का जमावड़ा लगने लगा, जिनमें कई चेहरे देखकर वो दोनों दंग रह गए। जो वो दुकानदार थे और उनका वीडियो नहीं दिखा। दोनों पसीने से लथपथ डर से देख रहे हैं कि इंसानों ने पिशाचों का रूप ले लिया है। अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही हैं बस। और अब वो 25 से ज्यादा इंसानों को बीच मैदान में ले आए और अपने दांतों को लंबा कर बढ़ाया, फिर सबकी गर्दन पर काटकर खून चूस गए। सब लाशों की तरह गिरे और चंद पलों में उठकर खड़े होकर चीखने लगे। वो सब भी पिशाच बन गए। ये मंजर देखकर मार्टिन रह नहीं पाया और उसे पता ही नहीं चला कि उसका पेशाब निकल गया, जो पहाड़ी से बहता नीचे आया, जिसकी दुर्गंध ने पिशाचों को मुस्तैद कर दिया और वो सब एक झटके में परिंदों की तरह हवा में उड़ने लगे। तब तक भद्रा मार्टिन को पकड़कर कार तक ले गया, जिसमें बैठकर मार्टिन अपनी पतलून बदल रहा था और भद्रा धीमी आवाज में उसे डांट रहा था। जब इतना डरते हो तो आए क्यों? अभी दोनों मर जाते, अरे पिशाच बन जाते। पीछे से भद्रा को आवाज आई। भद्रा पलटा और देखा कि उसकी बच्ची खड़ी है। वो उसकी तरफ भागा और घुटनों पर बैठकर बेटी को गले लगाकर रोने लगा। रोते हुए गले लगे हुए नजर पड़ी कि उसकी बीवी क्रूर मुस्कान के साथ पास आ रही है, जो अब पिशाच है। भद्रा बेटी से दूर होने लगता है कि बेटी उसकी गर्दन पर काट जाती है और खून चूसने लगती है। मार्टिन ये देखकर कार की ड्राइविंग सीट पर चुपके से बैठा और कार को रिवर्स लेकर आगे भाग गया। घाटियों से रफ्तार में कार को भगाते हुए जो अंधेरे में डर का एहसास हो रहा है, और वो बढ़ा जब सारे पिशाच उड़ते हुए कार के पास और पूरी घाटी में अपनी डरावनी चीखों के साथ हवा में मंडराने लगे। भागती हुई कार के सामने एकदम से एक पिशाच भागकर आया और टकरा गया, जिससे गाड़ी रफ्तार में घाटी की तरफ जाने लगी और मार्टिन बाहर कूदा और देखा कि गाड़ी ऊपर से उछली शहर की घाटी में और आग से झुलसती हुई कार में से वो पिशाच बाहर हवा में आया। कार नीचे गिरकर विस्फोट हुई, जिसकी रोशनी में उसे पिशाच का चेहरा दिखा, जो भद्रा था। अब मार्टिन भागने लगा, जिसके पीछे पिशाच पड़े हैं। कस्बे की संकरी गलियों में छिपने लगा, पर उसके पसीने की बदबू
और चोट से निकलते खून की खुशबू पिशाचों को उससे दूर नहीं कर पा रही है। गलियों में एक घर की खिड़की से धुआं आ रहा था, जिसका दरवाजा भी खुला था, और वो उसमें डरते हुआ हाँफता अंदर घुस गया और जमीन पर गिरा, जहां देखा कि एक आदमी जो कि काली मां का हवन कर रहा है, जिसके मंत्रों ने पीछे पड़े पिशाचों को भस्म कर दिया, जो पीछे तक आए थे, और बाकियों ने उनको भस्म होते देखा और वहां से उड़ गया। मार्टिन बेहोश हुआ और जब होश में आया तो वो बिस्तर पर था और बाबा ने उसको काढ़ा दिया। मार्टिन इशारों से बताने लगा और बाबा ने रोकते हुए कहा, मुझे सब पता है, हमेशा से कहते आया था इस कस्बे के लोगों से, पर उन्होंने जगह खाली नहीं की, कुछ पैसों के लिए, और मुझे पागल बाबा कहने लगे। और आज मैं ही अकेला हूँ जिसके बनाए तावीज धोला कुआं के हर एक एक बंदे के गले में बंधे हैं। मार्टिन इशारे में भद्रा के बारे में बताता है और बाबा, भद्रा अकेला था जो हमेशा मुझ में विश्वास रखता था, पर 2 साल पहले अपनी पत्नी और बच्ची की खोज में गायब हो गया। अब जो तेरे साथ था वह भद्रा की आत्मा थी। मार्टिन अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और फोटो देखने लगता है जो भद्रा के साथ थी। देखते समय ही फोटो में से भद्रा गायब होने लगता है। देखा बेटा, हुआ गायब भद्रा। वह ऐसे कई यात्रियों को रात के मेले तक पहुंचाता है, क्योंकि वो अब खुद पिशाचों का राजा है। मेरी उससे कई बार मुठभेड़ हुई है। तब अचानक से भद्रा की आवाज आती है, खौफनाक और भारी। बाबा, मार्टिन को लेकर बाहर आ जा, वो भी किसी मंत्र तंत्र और यंत्र के बिना, वरना मैं इन हाथ लगे यात्रियों को मार डालूंगा। मार्टिन डर से मना करते हुए पीछे सरकता है पलंग पर। तब बाबा, चिंता ना कर बेटा, माँ काली हमारे साथ है। दोनों कस्बे के चौक पर पहुंचे और देखा कि कुछ यात्रियों को बंधन में बांधे भद्रा हवा में है और बड़ा भयानक दिख रहा है, और अब बहुत सारे पिशाच भी हवा में मंडरा रहे हैं और धरती को घेर लिया है सबको। अब एक एक पिशाच एक एक यात्री को दबोच कर खून चूस रहा है और वो लाश से पिशाच बन रहे हैं। भद्रा ने हाथ के इशारे से मार्टिन को हवा में ले लिया और अपने पास लाकर गला पकड़ा। यहाँ नीचे वो यात्री मारे जा रहे हैं, ऊपर मार्टिन की जान भद्रा के हाथ में है। ये देख बाबा अपने गले की माला निकालकर तोड़ता है और उसके मन के चारों दिशाओं में उछालता है, जिससे वो सब पिशाच तड़पने लगते हैं और धीरे धीरे भस्म होकर राख बन जाते हैं, जिनमें भद्रा के बीवी बच्ची भी है। ये देख भद्रा गुस्से में बाबा को हवा में लेकर दूसरे हाथ से गला दबोचता है। अब एक पंजे में बाबा और दूसरे में मार्टिन है, और अंधेरी रात में नीचे बचे हुए यात्रियों के रोने की आवाजों के बीच एकदम से भद्रा का पिशाची शरीर पैरों की तरफ से जलना शुरू होता है और वो चीखता है। फिर एक हाथ से निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है और दूसरे हाथ की तरफ बाबा पर नजर जाती है। भद्रा की जिसकी खूनी लाल आंखों से आंसू गिर रहा है और देख रहा है कि बाबा अपने कुर्ते के जेब से हवन की भस्म राख निकालकर भद्रा पर गिरा रहा है। उसकी वजह से ही भद्रा जल रहा है और बाबा को भी छोड़ दिया, जो जमीन पर गिरा, और ऊपर देखा तो भद्रा जलता हुआ, जिसकी लाल आंखों में आंसू है पर चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान देकर वो भी भस्म हुआ। ये देखते हुए बाबा बोला, अब धौला कुआं से पिशाचों का मेला खत्म। तभी पीछे से बाबा की गर्दन से खून निकलता है। मार्टिन पिशाच बन गया है और बाबा का खून चूस कर जमीन पर धक्का देकर बोलता है, अभी नहीं बाबा, अब तो और भी भयानक पिशाचों का मेला लगेगा और तुम भी देखोगे। जब बाबा मन के तोड़ रहा था तब हवा में भद्रा मार्टिन का खून चूस रहा था, इसलिए बाबा ने वो नहीं देखा और भद्रा ने बाबा को माला तोड़ते नहीं देखा। बाबा की आंखें बंद और कुछ पल में वो भी वापस खड़ा और पिशाच बनकर मार्टिन संग उड़ा। समझौता। रात के घुप अंधेरे में पूरा जंगल सन्नाटे की चादर ओढ़े था और उसी गहरे घने पेड़ों के जंगल में सन्नाटे के बीच बॉबी लगातार फावड़े से खुदाई कर रहा था। कुछ देर के लिए रुकता और घबराई नजरों से पास रखे खून से लथपथ शरीर को देखता और फिर से खुदाई में लग जाता। उसके चेहरे से डर और घबराहट साफ साफ झलक रही थी। गड्ढा पूरा खोद बॉबी ने जैसे ही शरीर को हाथ लगाया, वो एकाएक छटपटाने लगा। बॉबी डरकर झटके से पीछे गिरा। वो अब भी जिंदा था। दरअसल मिडिल क्लास लड़का बॉबी शहर में बड़े सपने लेकर आया था, लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसे ऐसा लपेटा
कि वो खुद ही नहीं जान पाया कि कब वो इतना अय्याश बन गया। जब अय्याशी के लिए पैसे कम पड़ने लगे तो उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। अपने सपनों से भटककर अब उसका उठना बैठना क्रिमिनल्स के साथ होने लगा। शुरुआत में उसका हाथ सिर्फ छोटे मोटे अपराधों में होता, लेकिन जैसे जैसे पैसों की भूख बढ़ती गई, बॉबी चोरी से उठकर किडनैपिंग और फिरौती करने लगा। लेकिन उसने कभी किसी की हत्या नहीं की। लेकिन एक दिन जब उसे एक 5 स्टार होटल मालिक गौतम को किडनैप करने का काम मिला तो उसकी ये कसम भी टूट गई। उसने होटल मालिक गौतम को किडनैप कर लिया, लेकिन उसी वक्त हुई हाथापाई में गलती से गोली चल गई और होटल मालिक गश खाकर गिर पड़ा। वो छटपटाने लगा। बॉबी घबरा गया और वहां से भागने लगा। तभी गौतम ने उसे पैर से पकड़ लिया। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। मेरी जान बचा लो। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। अब देख पाना संभव नहीं था। बॉबी ने पास रखी टॉर्च को जलाया और आसपास देखने लगा। कौन है? लेकिन कोई नहीं दिखा कि तभी अचानक उसके सामने किसी अघोरी सा दिखने वाला व्यक्ति सामने आ गया। उसके पूरे शरीर पर सफेद भस्म थी और उसके सिर पर ठीक चोटी वाली जगह पर एक बड़ी कील गड़ी हुई थी जिससे लगातार खून बह रहा था। उसका ऐसा भयावह रूप देखकर बॉबी चीख पड़ा कि तभी अघोरी गौतम की दफनाई लाश की तरफ देखकर बोला, डरो मत, मेरा स्वार्थ मुर्दों से है, जिंदा इंसान से नहीं। और वो हंसने लगा। उसकी शैतानी मुस्कुराहट से बॉबी सहम गया और भागने लगा। बॉबी अंधाधुंध भाग रहा था, लेकिन अघोरी की शैतानी हंसी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो जितना दूर भागने की कोशिश करता, आवाज उतनी ही नजदीक से आती और बॉबी के भागते कदम तब रुके जब उसने देखा कि वो फिर से उसी जगह आ पहुंचा है जहां से उसने भागना शुरू किया था। बार बार ऐसा होने पर बॉबी घबरा गया और उस अघोरी के पैरों से लपेटकर जान की भीख मांगने लगा। छोड़ दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। मैं इसे मारना नहीं चाहता था। ये गलती से हो गया। भगवान से किस माफी की उम्मीद रखता है? भगवान किसी को माफ नहीं करता। उसमें इतना बड़ा दिल कहाँ? अगर अपराध की माफी चाहता है तो शैतान की शरण में चल, समझौता कर उनसे, शैतान को खुश कर। अगर शैतान को समझौता कर लिया तो सारी दुनिया बस मुझे बचा लीजिए। हाँ। तो चल। बॉबी अघोरी के पीछे पीछे गया और एक गुफा तक पहुंच गया। गुफा में एक शैतान की मूर्ति लगी थी और उसके सामने ही कंकालों का ढेर लगा था, जिसमें तकरीबन 15 से 20 इंसानी कंकाल भी थे, जिसकी बदबू से बॉबी का दम घुटने लगा। उसने हाथ से मुंह ढकते हुए पूछा, बाबा, ये सब क्या है? ये शैतान की भेंट है। और उसके बाद अघोरी मूर्ति के सामने बने कुंड के पास बैठ गया। अघोरी के हाथ घुमाते ही कुंड में खुद ब खुद आग प्रज्वलित हो गई। बॉबी को कुंड के पास बैठाकर पूछा, अगर थोड़ी सी भी भूल हुई तो जीवन की आखिरी भूल होगी। मैंने सोच लिया है, मैं सब करने को तैयार हूँ। अघोरी ने बॉबी को शर्त बताकर गौतम की दफनाई लाश का गोश्त लाने को कहा। बॉबी शैतान से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसने गौतम की लाश को खोद कर निकाला और उसके गोश्त के साथ साथ उसका सिर भी काट लिया और शैतान को भेंट कर दिया। ये देख अघोरी प्रभावित हुआ और बॉबी से कुछ मांगने को कहा। बॉबी ने गौतम के कटे सिर की तरफ इशारा करके कहा, मैं इसकी होटल का मालिक बनना चाहता हूँ और अपराध की अंडरवर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और फिर समझौते की अगली ही सुबह गौतम के घर में सिलेंडर फट गया और पूरा परिवार एक बार में जलकर मर गया।
और फिर बॉबी ने होटल पर कब्जा कर लिया। शैतान के समझौते के बाद बॉबी बेलगाम घोड़े सा हो गया। एक ही दिन में लाखों की दुनिया का किंग बनने के बाद बॉबी अय्याशी में इतना डूब गया कि उसने शैतान की भेंट चढ़ाना ही बंद कर दिया। उसके धीरे धीरे शैतान बॉबी पर हावी होने लगा और शैतान बॉबी के जरिए इंसानों को मारने लगा। और सारी हदें तो तब पार हुई जब इंसानी गोश्त के तलब में उसने अपनी ही माँ को मार दिया और उसके बाद अपने पिता और परिवार को खत्म कर दिया। ये सब होता देख बॉबी ने आपा खो दिया। उसने अपने काम से दूरी बना ली। सारा दिन खुद को कमरे में कैद करके रखता, लेकिन फिर भी शैतान ने उसको नहीं बख्शा। वो घबरा गया और उसी अघोरी के पास गया। जाते ही बॉबी उसके पैरों में पड़ गया। बाबा, बाबा मुझे इस शैतान से मुक्ति चाहिए। मुझे आजादी चाहिए। इसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम्हें सारी शर्तें माननी होगी। गलती हो गई, लेकिन अब मुझे इससे दूर जाना है। ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा बाबा, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक विधि से गुजरना होगा। मैं तैयार हूँ, मैं सब करने को तैयार हूँ बाबा। हाँ। और फिर अघोरी ने कुंड में आग लगाकर विधि करना शुरू किया। विधि करते करते अघोरी ने बॉबी के सिर को काले कपड़े से ढक दिया और कहा, अपनी आंखें बंद रखना। जब तक मैं नहीं कहता आंखें नहीं खोलना, वरना विधि भंग हो जाएगी। फिर अघोरी बॉबी के चारों तरफ घूमने लगा और उसके पीछे जाकर ठीक चोटी वाली जगह पर एक बड़ी कील गाड़ दी। ये देख बॉबी जोर से चीखा। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? आजादी दी है तुमने मुझे। अब मेरी जगह तुम यहाँ कैद रहोगी। अब ये जंगल ही तेरा घर है। और अघोरी अदृश्य होने लगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। अब इंतजार कर तेरे जैसे ही किसी अगले मुसाफिर का। नहीं। शापित सोना। शहर से थोड़ा दूर मंदार पुलिस चौकी बनी थी। शहर से दूर और अमावस की रात का अंधेरा होने के कारण वहां चहल पहल बिल्कुल नहीं थी। इसलिए नाइट ड्यूटी पर तैनात कमलनाथ चैन से चेयर पर बैठे बैठे झपकी ले रहा था कि तभी टेबल पर रखे फोन की घंटी बजी। उसकी नींद टूटी और एक अंगड़ाई लेकर उसने फोन उठाया। हेलो साहब, यहाँ एक लाश मिली है। फोन पर किसी ने शमशान घाट के करीब एक लाश मिलने की खबर दी। कमलनाथ 2 कांस्टेबल के साथ मौके पर जा पहुंचा और मुआयना करने लगा। पहले तो कमलनाथ इसे किसी आम हत्या की तरह समझ रहा था, लेकिन तफ्तीश के लिए जब लाश के करीब गया तो उसका ये वहम टूट गया, क्योंकि उस लाश का सिर ही नहीं था और शरीर पर इतने घाव थे कि शायद कोई जानवर भी ऐसा करने से पहले सोचता। तहकीकात के लिए बाकी टीम के साथ कमलनाथ भी एक टॉर्च लेकर आसपास मुआयना करने निकला। कमलनाथ अभी कुछ आगे ही निकला था कि उसे एहसास हुआ जैसे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने रुककर आसपास टॉर्च की रोशनी डाली तो उसे पीछे के पेड़ों की तरफ कुछ हलचल महसूस हुई। वो झटके से पीछे मुड़ा तो एक काला साया पेड़ के पीछे गायब होते दिखा। ये देख उसका दिल रुक सा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और भागकर पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति छुपने की कोशिश कर रहा था। कमलनाथ के जाते ही वो कहने लगा, नहीं, मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं पुलिस वाला हूँ। और फिर कमलनाथ ने वहाँ हुआ सारा वाकया उससे पूछा तो उस बूढ़े ने बताया वो बेघर है और शहर जाने के लिए यहाँ से गुजर रहा था। तभी एक व्यक्ति उसके करीब से होते हुए शमशान में चला गया और उसके थोड़ी देर बाद ही उसे किसी के चीखने की आवाज आई तो वो शमशान में चला आया।
लेकिन नजर कमजोर होने के कारण रात में वो कुछ देख नहीं पाया। और इतना बताने के बाद उसने कहा कि लेकिन वो इतना जरूर जानता है कि यहाँ कुछ गलत जरूर हुआ है। कमलनाथ बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर बूढ़े के पास रखे एक थैले पर पड़ी। उस थैले को उठाते हुए उसने पूछा। कमलनाथ इतना घबरा गया कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा था। वो सहमा स्तब्ध खड़ा था कि तभी उस औरत ने उसे गले से दबोचा और नाखूनों से नोचकर गला अलग कर दिया। और इसी के साथ कमलनाथ झटके से होश में आया, जैसे कि वो कोई सपना देख रहा था। ये वाकई बहुत अजीब घटना थी, लेकिन कमलनाथ ने इसे काम का तनाव समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसके अगले ही दिन कमलनाथ अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे पायल की छन छन की आवाज आने लगी। कमलनाथ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी भाग्यश्री सोने की पायल पहने खड़ी है। ये देखकर उसने चिल्लाकर कहा, ये क्या हरकत है भाग्यश्री? हाँ, आधी रात हो रही है अभी, और उतारो इसे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, चलो उतारो। भाग्यश्री नहीं, मोहिनी। ये सोना जेवरात सब मेरा है, और इन्हें यहाँ लाकर तूने जो गलती की है उसकी सजा तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और फिर देखते ही देखते वो भयंकर हवा में उठा दिया और दम घुटने के कारण वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो होश में आया तो उसका शरीर लोहे की तरह तप रहा था। वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रहा था और हवा में ही देखकर दिन भर बड़बड़ाता रहता। ये सिर्फ मेरा सोना है। हाँ हाँ, मेरा है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। जो ले जाएगा वो मारा जाएगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उसके करीब जाने की कोशिश की। ए औरत, दूर रह मेरे सोने से, नहीं तो मार दूंगा तुझे, मार दूंगा। अब रोज रोज ऐसी घटनाएं होने लगी और इसके साथ कमलनाथ का शरीर ऐसे सूखने लगा था जैसे कोई उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा हो। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लग रहा था अब उसका बचना मुश्किल है कि तभी एक दिन एक बूढ़ा भिक्षु कमलनाथ के घर भिक्षा लेने आया और आते ही उसे एहसास हो गया कि इस घर पर किसी बदरूह का साया है। इसलिए उसने कमलनाथ की पत्नी से पूछा, बेटी, नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन कमलनाथ पूरी तरह उस सोने से निकली चुड़ैल के साए में था, जिसके कारण ये हो पाना संभव नहीं था। इसलिए भिक्षु ने रक्षा के लिए एक अभिमंत्रित धागा कमलनाथ की बाजू पर बांध दिया। वो कई दिन तो ऐसे ही प्रताड़ना सहता रहा, लेकिन फिर एक अमावस की काली रात को कमलनाथ एकाएक उठा और सारा सोना उठाकर घर से निकल गया। रुको, मैं इसे दफना दूंगा, फिर कोई आवाज नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी, और फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा इस शापित सोने से। और शमशान पहुंचकर कमलनाथ हाथों से जमीन खोदने लगा। ऐसे ही खोदते रहने के कारण उसके नाखून उखड़ चुके थे, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। वो सोना गड्ढे में दफना रहा था कि तभी अचानक एक बड़ी तलवार से किसी ने उसके गले पर वार कर दिया और एक ही झटके में उसका सिर बदन से अलग होकर गड्ढे में जा गिरा। कमलनाथ का सिर कटा शरीर कुछ देर छटपटाया और फिर शिथिल हो गया। करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही भिक्षु था जो कमलनाथ के घर भीख मांगने आया था। ए शैतानी शक्तियों के मालिक, मेरी बलि स्वीकार कर। उसके बाद वो कमलनाथ की लाश के पास बैठ गया। कुछ देर तक उसी लाश के सामने साधना करने के बाद उसने किसी जानवर की तरह लाश से मांस भक्षण करना शुरू कर दिया और लाश को शत विशत अवस्था में छोड़कर वो अघोरी उसी बूढ़े के रूप में आ गया जिससे कमलनाथ को सोना मिला था।